हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को रिवीजन करेंगे और साथ ही इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर को रिवीजन के तौर पे लेंगे और इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे उस सभी को मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम लोग को जानना था इस चैप्टर में रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दैट मीन्स साझेदारी का पुनर्गठन क्या होता है। तो साझेदारी में हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलकर किसी व्यवसाय का संचालन कराने के लिए सहमत हो जाते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप कहा जाता है। लेकिन जब वह पार्टनरशिप चल रही होती है और उनमें जितने भी पार्टनर होते हैं उनके बीच जो समझौता होता है और जब उस समझौते में परिवर्तन आ जाता है तो उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही उस साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है। तो इसे ही साझेदारी का पुनर्गठन कहा जाता है। तो वही बात यहाँ लिखा है कि जब साझेदारी फॉर्म का विद्यमानता को प्रभावित किए बिना साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन हो जाए तो इसे साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। उसके बाद है कि साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन किन किन अवसरों पर होता है, यानी ऐसे कौन कौन से स्थिति उत्पन्न हो जाते हैं जब साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन होता है। तो साझेदारी का पुनर्गठन किन किन अवसरों पर होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई साझेदारी फॉर्म चल रही है और उसमें कोई न्यू पार्टनर प्रवेश कर गए तो भी साझेदारी फॉर्म पुनर्गठित हो जाती है। उसके बाद है कि साझेदारी का अवकाश ग्रहण या मृत्यु होने पर, यानी जब कोई साझेदार जो है वह अवकाश ले लेते हैं, उस फॉर्म से छुट्टी ले लिए या फिर उनकी किसी कारणवश डेथ हो गई तो भी साझेदारी पुनर्गठित हो जाएगी। यानी जो पार्टनर हैं उनके बीच संबंधों में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में परिवर्तन आ जाएगा तो साझेदारी फॉर्म का क्या हो जाएगा, पुनर्गठन हो जाएगा। उसके बाद है कि वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में भी परिवर्तन आ जाता है, उसके परिणाम स्वरूप भी साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन हो जाता है। यानी जो प्रेजेंट में न्यू पार्टनर होते हैं उनके मध्य आपस में क्या होता है कि परिवर्तन आ जाता है लाभ विभाजन अनुपात में, तो इसके परिणाम स्वरूप भी साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन हो जाता है। उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद क्या है कि उसके बाद हम लोग जब साझेदारी फॉर्म पुनर्गठित हो जाती है तो जैसे कोई नए साझेदार है और फॉर्म में प्रवेश करना चाहते हैं तो जैसे ही नए पार्टनर फॉर्म में प्रवेश करेंगे तो पुराने साझेदार अपना कुछ हिस्सा नए साझेदार को देते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है, त्याग अनुपात कहा जाता है। ठीक है, और त्याग अनुपात का गणना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म का जो पुराना यानी ओल्ड रेशियो होता है उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं न्यू रेशियो को, तो हम लोग का क्या निकल जाता है, हम लोग का त्याग अनुपात निकल जाता है। उसके बाद है कि त्याग अनुपात जब, आप देखिए बच्चों यहाँ क्या लिखा है कि जब पुराने साझेदार नए साझेदार या किसी अन्य वर्तमान साझेदार के पक्ष में अपना कुछ हिस्सा छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और जिस अनुपात में वे अपना हिस्सा त्यागते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, त्याग अनुपात कहा जाता है। ठीक है, यानी उसे ही हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहते हैं। उसके बाद है कि लाभ प्राप्ति अनुपात। अब देखिए बच्चों, जब साझेदारी फॉर्म चल रही होती है और उसमें कोई न्यू पार्टनर प्रवेश करते हैं तो यह न्यू पार्टनर को जो हिस्सा मिलता है, यानी जब पुराने साझेदार अपना हिस्सा त्यागते हैं तो यह हिस्सा न्यू पार्टनर को मिल जाता है, तो जो पार्टनर इस हिस्से को प्राप्त करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, लाभ प्राप्ति अनुपात कहा जाता है। और लाभ प्राप्ति निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो न्यू रेशियो होता है उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं ओल्ड रेशियो को, तो हम लोग का लाभ प्राप्ति अनुपात निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है कि ख्याति। अब देखिए बच्चों, इस चैप्टर में आप लोगों को गुडविल के बारे में भी पढ़ना था, तो गुडविल में क्या पढ़ना था आप लोग को कि ख्याति क्या होती है। तो ख्याति क्या होती है, यह किसी व्यवसाय के लिए एक इनटेंजिबल एसेट्स है, यानी ये ऐसी किसी व्यवसाय के लिए संपत्ति है जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है लेकिन उसे अनुभव किया जा सकता है, इसलिए इसको इंटेंजिबल एसेट बोला गया है। और यह व्यवसाय के लिए बहुत ही मूल्यवान संपत्ति होती है। यदि किसी व्यवसाय में ख्याति होती है तो उस व्यवसाय का जो लाभ होता है वह सबसे अधिक होता है। तो ख्याति किसे कहा जाता है कि किसी व्यवसाय के अच्छे नाम, प्रसिद्धि, जिससे कि उस व्यापार को
अपना ग्रो करने में या फिर उसको अधिक मुनाफा कमाने में मदद मिलती हो और वह दूसरे व्यापार की तुलना में उस व्यापार का ज़्यादा लाभ होता है जिस व्यापार की ख्याति सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि ख्याति एक व्यापारिक गृह कृति का वह मूल्य है जिसका निर्धारण उसी प्रकार के अन्य व्यापार गृहों द्वारा अर्जित लाभों के समान स्तर से अधिक लाभ कमाने की आशा की जाती है। अब देखिए बच्चों, अब किसी व्यापार में ख्याति कितनी है, यानी जो भी व्यापार चल रहा है उसकी ख्याति कितनी है, इसको निकालने के लिए 3 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है औसत लाभ विधि, उसके बाद दूसरा है अधिलाभ विधि और तीसरा है पूंजीकरण विधि। तो अब हम लोग सबसे पहले औसत लाभ विधि में हम लोगों ने किस तरह से ख्याति का मूल्यांकन करना सीखा था। तो उसमें जितने भी प्रॉफिट होते थे उन सभी प्रॉफिट को जोड़ लिया जाता था और उनका औसत निकाला लिया जाता था, और जब औसत लाभ निकाल लिया जाता था तो उस औसत लाभ को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे नंबर ऑफ द ईयर परचेज से, तो हम लोग का गुडविल का मूल्य निकल जाता था। फिर अधिलाभ विधि में भी हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग सुपर प्रॉफिट निकाल लेते थे, यानी व्यवसाय के द्वारा जो समान लाभ से अधिक लाभ अर्जित किया जाता था उसको हम लोग निकाल लेते थे और उसमें हम लोग फिर गुना कर देते थे नंबर ऑफ द ईयर परचेज से, तो हम लोग का निकल जाता था गुडविल का मूल्य। फिर पूंजीकरण विधि में भी हम लोग उसी तरह से निकालते थे। मैंने इन तीनों मेथड को आप लोगों के साथ डिस्कस किया था और साथ ही हम लोगों ने उस वीडियो में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी सोल्व किया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है कि सामान्य लाभ। अब सामान्य लाभ क्या होता था कि जब किसी व्यवसाय में, ठीक है, किसी व्यवसाय में यह माना जाता था कि उसकी जो पूंजी है उस पर एक उपयुक्त प्रत्याय यानी एक मिनिमम रेट से उसको रिटर्न मिले, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को सामान्य लाभ कहा जाता है। यानी जब कोई व्यापारी यानी या फिर कोई व्यवसाय किसी व्यवसाय में पूंजी लगाता है और वह चाहता है कि उसे उस पैसे के बदले में एक मिनिमम रेट से यानी कम से कम उसे इतना प्रॉफिट तो मिले ही, तो इसी को क्या कहा जाता था, सामान्य लाभ कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि सामान्य लाभ से अभिप्राय विनियोजित पूंजी, यानी किसी व्यवसाय ने जो पूंजी व्यापार में लगाई है, विनियोजित किया है, पर उपयुक्त प्रत्याय से जो उद्योग में उसी प्रकार के फर्म द्वारा उपार्जित होते थे, उसी को क्या कहा गया है, सामान्य लाभ किया गया है। यहाँ बच्चों सिंपल भाषा में आप समझिए कि सामान्य लाभ वह लाभ होता है जो एक व्यापारी अपने पैसे के बदले में चाहता है कि उसे एक मिनिमम रेट पर तो उसे लाभ हो ही, तो इसी को कहा जाता है सामान्य लाभ। ठीक है, अब सामान्य लाभ को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जो भी व्यवसाय ने पूंजी लगाया है तो उसको लिखेंगे और उसमें सामान्य लाभ की जो दर है, यानी व्यवसायी एक उम्मीद करता है कि उसे एक नॉर्मल रेट से उसको वहाँ पे रिटर्न मिले, उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद क्या है कि अधिलाभ। अब हम लोग अधिलाभ किसको बोलेंगे कि सामान्य लाभ से जो व्यवसाय अधिक लाभ कमाता है उसी को क्या कहा जाता है, अधिलाभ कहा जाता है। अधिलाभ निकालने के लिए क्या किया जाता है कि व्यवसाय का वास्तविक औसत लाभ में से हम लोग माइनस कर देते हैं सामान्य लाभ को, तो हम लोग का अधिलाभ निकल जाता है। उसके बाद है कि ख्याति की गणना। अब ख्याति की गणना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, औसत लाभ विधि के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग औसत लाभ को क्रय किए गए वर्षों की संख्या से गुना कर देते हैं, तो हम लोग का औसत शुद्ध लाभ निकल जाता है। उसके बाद अधिलाभ के आधार पर भी हम लोग उसी तरह से करते हैं, अधिलाभ को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ द ईयर परचेज से, तो हम लोग का निकल जाता है ख्याति। और साथ ही जब हम लोग औसत लाभ के पूंजीकरण के आधार पे करते हैं तो जो औसत लाभ होता है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रय किए गए वर्षों की संख्या से, तो हम लोग का ख्याति का मूल्य निकल जाता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। उस वीडियो में आपको और भी अच्छे तरह से एक्सप्लेनेशन मैंने किया है आप लोगों के साथ, तो आपको मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को उस वीडियो को देखने पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में हम लोग इसको रिवीजन के तौर पर ले रहे हैं, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक थे, यानी ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिसके कारण कि किसी व्यवसाय की ख्याति अधिक या कम हो सकती है। तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं, तो व्यवसाय की प्रकृति, यानी किसी व्यवसाय की प्रकृति कैसी है
इस पर भी निर्भर करता है कि उस व्यवसाय की ख्याति का मूल्य कितना होगा। या फिर किसी व्यवसाय का स्थानीयकरण क्या है, यानी जो व्यवसाय है वो लोकल स्तर पर है, यानी जैसी लोगों की आवश्यकता है उसके आसपास अगर उस तरह का व्यवसाय है तो क्या होगा कि उस व्यवसाय की ख्याति अधिक हो जाएगी। तो इसका भी प्रभाव पड़ता है, यानी किसी व्यवसाय के स्थानीयकरण पर भी ख्याति का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है प्रबंधकीय कुशलता। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या है कि प्रबंधकीय कुशलता, अब जिस व्यवसाय में अच्छे प्रबंधक होंगे, अच्छे मैनेजमेंट हैं, अच्छे मैनेजर हैं, तो उस व्यवसाय में क्या होगा, एक प्रॉपर ढंग से काम होगा और सारा कुछ अच्छा सिस्टमैटिक तरीके से होगा। तो जिस व्यवसाय की प्रबंधकीय कुशलता अधिक होगी उस व्यवसाय की ख्याति भी अधिक होगी, और जिस व्यवसाय की प्रबंधकीय कुशलता अच्छी नहीं होती है उस व्यवसाय की ख्याति भी अच्छी नहीं होती है। उसके बाद है बाजार की स्थिति। अब बाजार की स्थिति भी कैसी है, इस पर भी किसी व्यवसाय का ख्याति निर्भर करता है। तो ऐसे 4 कारक हैं जो कि ख्याति के मूल्य को प्रभावित करते हैं। उसके बाद है पुनर्मूल्यांकन खाता। अब देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों के साथ पुनर्मूल्यांकन खाता यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी डिस्कस किया था कि जब साझेदारी फॉर्म पुनर्गठित होती है तो पुनर्गठन होते समय जो संपत्ति के मूल्य होता है उसमें कमी वृद्धि होती रहती है। तो इस कमी वृद्धि में जो परिवर्तन आता है, इसी परिवर्तन के कारण जो व्यवसाय है उसमें जो लाभ हानि होता है उसी को दिखाता है हम लोग का पुनर्मूल्यांकन खाता। ठीक है, तो पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है कि पुनर्मूल्यांकन खाता एक कैसा खाता है, अवास्तविक खाता है, यानी यह एक नॉमिनल अकाउंट है जो संपत्ति व दायित्वों के मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण लाभ हानि को दिखाता है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। अब चलिए बच्चों, अब हम लोग इसके MCQ को भी डिस्कस करेंगे। तो MCQ में आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है तो वह किस अनुपात में किया जाता है। यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो शेष होता है वह जो भी ओल्ड पार्टनर है, ठीक है, ओल्ड पार्टनर हैं तो उनके पूंजी खाते में हस्तांतरित यानी उनके पूंजी खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जो पूंजी खाते में उनके ट्रांसफ़र किया जाता है तो यह किस अनुपात में किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 है पुराने लाभ विभाजन अनुपात, नए लाभ विभाजन अनुपात और समान अनुपात, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, ठीक है, पुराने लाभ हानि अनुपात। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस आता है तो उस प्रॉफिट और लॉस को हम लोग जो फॉर्म के पुराने पार्टनर हैं उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम क्या होता है। यानी जब साझेदारी फॉर्म पुनर्गठित होती है तो संपत्ति के मूल्य में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो इसका परिणाम क्या होता है, वर्तमान साझेदारों को लाभ होता है, वर्तमान साझेदारों को न लाभ और न हानि होती है, वर्तमान साझेदारों को हानि होती है और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है बच्चों कि जब साझेदारी फॉर्म पुनर्गठित होती है तो संपत्ति के मूल्य में यदि वृद्धि हो गई तो क्या होगा कि वर्तमान साझेदारों को प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर क्या होगा। यानी साझेदारी फॉर्म पुनर्गठित हो रही है, उस स्थिति में जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं उनका लेखा भी किया जाता है। तो ऐसे में क्या होगा कि वर्तमान साझेदारों को लाभ होगा। ठीक है, इसको क्या होगा कि जो फॉर्म के जो प्रेजेंट में पार्टनर हैं उनको लाभ होगा, क्योंकि संपत्ति का लेखा किया जा रहा है। अगर वहीं पे दायित्व का लेखा रहता है तो क्या होता है कि वर्तमान साझेदारों को हानि हो जाती। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन पर अलिखित लेनदार का लेखा करने पर क्या होगा। आप देखिए बच्चों, ऊपर मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि लेनदार है तो एक तरह से क्या हुआ, लायबिलिटीज हुआ उस संस्था के लिए। तो लेनदार का जो लेखा नहीं किया गया था और जब साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन हो रहा था तो लेनदार का लेखा किया गया। तो क्या होगा कि वर्तमान साझेदारों को लाभ होगा, वर्तमान साझेदारों को हानि होगी, या फिर वर्तमान साझेदारों को न लाभ न हानि होगी। क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर, आप लोग सोचिए और जवाब दीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा क्या, इसका ऑप्शन नंबर होगा वर्तमान साझेदारों को हानि होगी। क्यों, क्योंकि लेनदार जो है एक तरह से उस संस्था के लिए क्या है, लायबिलिटीज है। तो वर्तमान साझेदारों को क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, देखिए अब लास्ट ही क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है कि पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता किस तरह का खाता है। यह एक पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या फिर रियल अकाउंट है, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा अकाउंट है, जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। यह एक प्रकार का किस प्रकार का अकाउंट है, तो यह एक नॉमिनल अकाउंट है।
आई होप बच्चों आपको आज का मेरा ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा और आपको इससे अपने एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा मदद भी मिलेगी, क्योंकि मैंने इसको एक रिवीजन के तौर पे लिया था और आप लोगों के साथ इसके MCQ को भी डिस्कस किया। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मेरे वीडियो को शेयर करें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।